नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं TBL। तो भाई आज मैं ले आया हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का ये सैम्पल पेपर, बिल्कुल लेटेस्ट है 2020-21। और इसको हम जो है पूरा सॉल्व करेंगे, शुरू से लेके अंत तक सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। भाई आ जाते हैं अपने इस राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र पर। भाई कुल 80 मार्क्स का है। कितने का है भाई? 80 मार्क्स का। भाई 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और आपको सामान्य निर्देश को ध्यान में रखना है। 7 पॉइंट कुल इसमें कहे गए हैं। पहला पॉइंट है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा पॉइंट खंड ए में 1 से 16 तक सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। तीसरा पॉइंट खंड बी में अवितरण पर आधारित प्रश्न 17 और 18 हैं और प्रत्येक एक अंकीय प्रश्न बहुविकल्पीय पर आधारित है, यानी आपको मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे। चौथा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19 से 22 में 2 अंक हैं। इन सवालों के जवाब प्रत्येक के 40 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी वर्ड लिमिट आपकी कितनी कर दी भाई? 40। किन के लिए? 19 से लेके 22 तक के लिए 2 अंक हैं भाई, ध्यान रखना। प्रत्येक 19 से 22 तक के लिए आपको मात्र 2 अंक दिए जाएंगे। चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। कह रहा है प्रश्न संख्या 23 से 27 में प्रत्येक पर 4 अंक हैं। इन सवालों के जवाब 100 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। फिर पॉइंट छठा कह रहा है प्रश्न संख्या 28 29 मानचित्र और कार्टून प्रश्नों से संबंधित है, जिनमें से प्रत्येक के अनुसार 5 अंक दिए जा सकते हैं। सातवां पॉइंट कह रहा है प्रश्न संख्या 30 से 32 में प्रत्येक पर 6 अंक है। इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक का 150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जो 6 अंक वाले हैं आपके, उनके लिए वर्ड लिमिट जो है वो है 150। कितना है भाई? 150। चलिए भाई शुरू करते हैं। खंड ए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काल दूसरे विश्व युद्ध का समय है? तो भाई ये भी बताने की जरूरत है क्या? बता दो भाई। इसमें सीधा 1935 टू 1945, नहीं भाई ये नहीं है, 1939 टू 45। तो भाई ये हमारा सही आंसर है, पहले का खा। ठीक है भाई, चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज पर। भाई बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए इसे बनाने में, तो भाई वीडियो को जो है लाइक कर दें जरूर। चलिए आ जाइए भाई दूसरे पर। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और डैश के बीच चले वैचारिक युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। तो भाई सिंपल सी बात है, सोवियत संघ आएगा। क्या आएगा भाई यहाँ पे? सोवियत संघ। ठीक है। फिर कह रहा है तीसरा, कह रहा है किस संधि का संबंध यूरोपीय संघ के गठन से है? तो पहले यहां मास ट्रिच लिखा है भाई, वो मास ट्रीट था, यहां मिस स्पेल्ड हो गया है। सॉफ्टवेयर का दिक्कत रहता है ये CBSE वालों का। तो भाई इसका आंसर है का, तीसरे का मास ट्रीट की संधि। फिर आ जाते हैं चौथे पे। कह रहे हैं दक्षिण एशिया का कौन सा देश 1968 में गणराज्य बना? तो भाई ये है मालदीव। क्या है भाई? मालदीव। ठीक है, मालदीव। फिर आते हैं भाई फिफ्थ पे। क्या कह रहा है? कह रहा है दक्षेस यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भाई इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए। तो भाई इसको दोबारा लिखने कह रहा है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 30 अक्टूबर 1950 को प्राप्त की। तो भाई सही आंसर इसका आप ऐसे लिखेंगे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता 30 अक्टूबर 1945 को प्राप्त की। इस तरीके से सिर्फ दोबारा करके लिखना है। ठीक है भाई, आ जाते हैं सातवें पर। निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है? तो भाई पहला का जापान, जिसके पास नहीं है। चीन के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, रूस के पास भी है, इसके अलावा अमेरिका के पास है भाई, और जो है ब्रिटेन के पास है। क्या है भाई? ब्रिटेन। ठीक है, चलिए जी, तो इस सातवें का आंसर है का। चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है? कह रहा है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण किस नेता के द्वारा दिया गया? तो भाई ये भी बताने की जरूरत है क्या मुझे? भाई हमारे फेवरेट चाचा नेहरू। कौन है भाई? चाचा नेहरू, उन्होंने दिया। फिर आता है नेक्स्ट 9। कह रहे हैं दिए गए कथन को सही करके पुनः लिखिए। कह रहा है योजना आयोग की स्थापना मार्च 1955
में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के जरिए की गई। तो भाई ये गलत है, ये 1955 नहीं बल्कि 1950 है। कितना है भाई? 1950। और इसे दोबारा करके आप लिख देंगे। फिर आता है नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो भाई नीति आयोग का गठन आप हमारे नोट्स में जाके देखेंगे, साफ साफ बिल्कुल सुनहरे शब्दों में उकेरा गया है, 1 जनवरी 2015। ठीक है भाई। चलिए जी, कह रहा है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। भाई जहां पर ये लिखा गया ना, उसी से थोड़ा सा सरकेंगे तो आपको दिख जाएगा प्रधानमंत्री। क्या भाई? प्रधानमंत्री जो है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो भाई अभी हमारे कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। चलिए जी, फिर आता है 12वां, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया। तो भाई योजना आयोग का स्थान लिया। किसने लिया भाई? योजना आयोग का। फिर आता है 13वां प्रश्न, कह रहा है दिए गए कथन के लिए सही अथवा गलत लिखिए। पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख बिंदु है। तो भाई नहीं। फिर आता है 14, कह रहा है पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए। तो भाई इसका सही आंसर है 1954। फिर है 15वां, कह रहा है दिए गए कथन के लिए सही अथवा गलत लिखिए। चलिए जी, कह रहा है कड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत और अमेरिका के बीच सहयोग से स्थापित किया गया। तो भाई मैंने आपको कक्षा के अंदर बताया था, कड़नकुलम 2019 में जो है हमारा मोदी जी और ट्रंप के बीच जो है वार्ता हुई थी। ठीक है, जिसमें जो है परमाणु संयंत्रों को, यानी जो एटॉमिक प्लांट होते हैं, उसको मंजूरी दी गई थी। मतलब 2019 में बात की, फिर उसको एप्लीकेबल किया। और इसका सही आंसर है कि हाँ, भारत ने अमेरिका के साथ सहयोग किया, या फिर अमेरिका ने भारत के साथ सहयोग किया। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हाँ में है। चलिए जी, सही आएगा। अच्छा, फिर आता है 16वां, कह रहा है भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया। तो भाई मेरा सबसे फेवरेट स्थान है भाई, कहाँ भाई? पोखरण। किधर है भाई? पोखरण किधर है मेरे भाई? राजस्थान में है। भाई कोई दिक्कत हो रही है? अरे भाई कोई दिक्कत हो रही है? नहीं भाई। तो बोलो चलिए। चलिए। 17वां, कह रहा है भाई 1 2 3 4, यानी 4 नंबर का है कुल। तो भाई कैसे करेंगे हम? कह रहा है कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और भारत चीन के संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की ज़रूरतों और वैश्वीकरण के कारण एशिया महाद्वीप के ये 2 बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। सन 1991 बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो भाई अब ये पैसेज हमने पढ़ लिया, अब इसके आधार पर क्वेश्चन दिए गए। तो 17.A कह रहा है कि इस गद्यांश में किस क्षेत्र को इंगित किया गया है। तो भाई जिंदा लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, दक्षिण एशिया। क्या है भाई? दक्षिण एशिया। तो भाई हम कर देते हैं भाई दक्षिण एशिया। चलिए जी, फिर है 17.2। ठीक है भाई, कह रहा है किन 2 देशों को बाहर की शक्तियों के रूप में संदर्भित किया गया है। तो भाई यहाँ पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की गई है। तो इसका आंसर है ए। फिर आता है 13.3, कह रहा है कौन से 2 देश एशिया महाद्वीप के 2 बड़े देश हैं। तो भाई भारत चीन जो है प्रथम 2 सबसे बड़े देश आते हैं, उसके बाद आपका सऊदी अरब आता है, और उसके बाद बाकी बहुत सारे हैं, वो आप खुद ही देख लेना गूगल करके। ठीक है, फिर आता है 17.4, कह रहा है पाकिस्तान के साथ चीन की रणनीतिक साझेदारी किस देश के लिए बड़ी अड़चन है। तो ये है भाई भारत के लिए। ठीक है, फिर सेम जैसे पिछले पैसेज था वैसे 18वां भी है। ठीक है जी, क्या कह रहा है? पैसेज एक पढ़ते हैं भाई इस गद्यांश को। कह रहा है बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था
और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इसके बाहर इसके प्रभाव तेजी से वृद्धित हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार है, उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए भी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। ठीक है, चलिए जी, पहला 18.1 आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भाई बैंकॉक के घोषणा पत्र के साथ 1967 में हुई थी भाई। ठीक है जी, तो बी है इसका सही आंसर। फिर आता है 18.2 आसियान का पूरा नाम, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी इसका आंसर है ए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फिर आता है 18.3 आसियान का उद्देश्य कह रहा है आसियान राज्यों के भीतर साझा व्यापार और उत्पाद आधार तैयार करना है। हाँ जी, आसियान राज्यों के भीतर सामाजिक व आर्थिक विकास में मदद करना। ठीक है जी, ये भी है। फिर कह रहा है ए और बी दोनों, तो हम इसमें सी पर टिक लगाएंगे। ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं, अगर आप ए या बी पर टिक लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सी पर ही टिक लगाना है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से तफसील से पढ़ना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो बोलो चलिए। 18.4 कह रहा है कौन से देश आसियान के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र पर बातचीत करने के लिए पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुके हैं? तो भाई इसमें आपका जो आंसर है वो है अमेरिका और चीन। किधर है भाई? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ये ए आपका सही आंसर। ठीक है भाई, चलिए जी, अब आगे तो भाई अब है हमारा ये खंड बी, सेक्शन बी। ठीक है, 19वां प्रश्न है, कह रहा है दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है, इसका अंत कब हुआ? भाई 2 मार्क्स का है केवल, तो भाई ये रहा आंसर आपका। भाई आपने कुछ नहीं करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जस्ट वीडियो देखनी है, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और आपको सीधा आंसर लिखना है। तो ये रहा भाई 19वें का आंसर हमारा। कह रहा है विश्व में सत्ता के 2 केंद्रों ध्रुवों का होना जो है 2 ध्रुवीय विश्व कहलाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ। इसका अंत 25 दिसंबर 1991 को हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है भाई, अब आते हैं 20वें पर। 20वां क्या कह रहा है? 20वां है, कह रहा है वर्तमान में सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से माने जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2 अंक का है ये। तो इसमें जो है ये रहा आंसर आपका। कह रहा है वर्तमान में सत्ता के नए केंद्र निम्नलिखित माने जाते हैं। पहला, यूरोपीय संघ, आसियान, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दक्षेश जैसे वैकल्पिक केंद्रों ने क्षेत्रीय स्तर पर अधिक शांतिपूर्ण एवं समृद्धशाली अर्थव्यवस्था का रूप देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो यानी ये जो है सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। अब आता है 21वां प्रश्न, ये भी 2 नंबर का है। कह रहा है स्वतंत्रता के समय देश को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा? भाई बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है ये आपके सामने। दोस्त इसमें हमने आंसर थोड़ा लॉन्ग लिख रखा है, ये हमारे नोट्स के रूप में है, तो आप जो है इसमें से केवल हेडिंग जो है छोटी छोटी करके उतार लेंगे। भाई सिंपल सी बात है भाई, पढ़ा भी रखा है, इस पर हमारी वीडियो भी है। तो भाई क्या है ये? स्वतंत्रता के समय कौन सी चुनौतियां थी? पहला है एकता एवं अखंडता की चुनौती भारत के सामने। सबसे पहली समस्या भारत को एकता के सूत्र में बांधने की थी, जिसे एकीकरण की समस्या भी कहा जाता है। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना। दूसरी समस्या भारत में लोकतंत्र को स्थापित करना था। अधिकतर लोग अशिक्षित थे, जिन्हें लोकतंत्र की कोई जानकारी, कोई समझ नहीं थी। अब आता है हमारा थर्ड, कह रहा है समानता पर आधारित विकास। तीसरी मुख्य चुनौती देश के विकास की थी, जिसमें कहा गया था कि देश के विकास के साथ साथ समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को भी समान अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी यानी प्रदान होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब आता है हमारा
22वां क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के कोई दो प्रभाव बताइए। ठीक है भाई, तो आपातकाल के दो प्रभाव ये रहे भाई, देख लीजिए आप। पहला प्रभाव कह रहा है आपातकाल लागू होने के बाद सरकार ने प्रेस की आजादी छीन ली तथा एक सेंसरशिप कानून बना दिया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, जनता के सभी मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया और भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दिया। एक और पॉइंट इसमें हमने एक्स्ट्रा लिख रखा है, कह रहा है सरकार निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत भारत के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा 23, ये खंड डी है भाई। ठीक है, अभी तक हम सी कर रहे थे, अब हम डी पर आ गए हैं भाई। इसके लिए चार अंक हैं, कितने हैं भाई, 4। प्रत्येक के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, तो ध्यान से करना है भाई। कह रहा है स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के क्या क्या कारण थे, कोई 4 कारण लिखिए। तो भाई ये रहा भाई 23वें का आंसर, बिल्कुल आपके सामने है, बस देखिए, पढ़िए और लिखिए। स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के निम्नलिखित कारण थे। पहला, कांग्रेस एक सुसंगठित पार्टी थी जिस कारण उसे विजय मिली तथा कांग्रेस उस समय इकलौती राष्ट्रीय राजनीति दल था, इसलिए जीत मिलना स्वाभाविक थी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के साथ देश की आज़ादी की बात जुड़ी थी, इसलिए भी कांग्रेस आगे रही। तीसरा पॉइंट, कांग्रेस के अंदर अधिकतर सभी विचारधाराओं और वर्गों के लोग शामिल थे, इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हो गया। चौथा पॉइंट, कांग्रेस ने उस समय बड़े बड़े और नामी नेता शामिल थे, कांग्रेस के साथ गांधी और नेहरू परिवार का नाम जुड़ा था, अतः उपरोक्त कारणों के कारण स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों के दौरान कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व में थी। ठीक है भाई, अब आता है 24वां क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय राजनीति में राम मनोहर लोहिया का क्या योगदान था। तो भाई राम मनोहर लोहिया एक बहुत ही अच्छे नेता थे हमारे। चलिए भाई 24वें का उत्तर हम देखेंगे, ये रहा। कह रहा है राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता एवं विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे तथा मूल पार्टी में विभाजन के बाद वह सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने। 1963 से 1967 तक लोकसभा के सांसद रहे। वह मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक थे। उन्होंने गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान दिया। उन्होंने विचारधारा का संयोजन किया। तीसरा पॉइंट, वह गैर कांग्रेसवाद के अतिरिक्त उन पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोधी के अतिरिक्त ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित थे जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला। अब भाई 4th पॉइंट की बात करेंगे। कह रहा है समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध है। तो भाई ये 4 पॉइंट इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम भाई, हमारा 25वां क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है 25वां क्वेश्चन? कह रहा है भारत में 1975 में आपातकाल लागू किए जाने की आर्थिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, इधर जो है हम वर्णन कर देते हैं। 25वां कह रहा है भारत में 1975 में आपातकाल लागू किए जाने की आर्थिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में 1975 में आपातकाल लागू किए जाने की आर्थिक पृष्ठभूमि निम्नलिखित थी। गरीबी, पहला, गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास काम कर पाया और बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा और भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कह रहा है अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सहायता देनी
बंद कर दी थी। तो भाई इस वजह से तेल उस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और हालांकि आज भी है। कह रहा है औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई थी और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। अब आता है फोर्थ पॉइंट, कह रहा है सरकार ने खर्चों को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक लिया। तो ये इसकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी जब आपातकाल लगाया गया। 26वां आता है, कह रहा है महाशक्तियां के छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के कोई 4 कारण लिखिए। भाई नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है हमारा ये प्रश्न, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना, गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं भाई आंसर क्या है यहाँ पर। कह रहे हैं महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन निम्नलिखित कारणों से बनाती थी। पहला, बड़े देशों की आर्थिक आवश्यकताओं ने छोटे देशों को अपनी गुट में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ऐसा करने से बड़े देश छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे लोहा, अयस्क, पेट्रोलियम आदि। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है कि दूसरा, महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी करना चाहती थी, इसलिए महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाती थी। आता है थर्ड पॉइंट, कह रहा है महाशक्तियां दूसरे देशों में अपनी सैनिक अड्डे शामिल कर सकती थी और दूसरे देशों पर दबाव डाल सकती थी। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारा, कह रहा है महाशक्तियां एक दूसरे से ज्यादा भूभाग पर नियंत्रण करना चाहती थी, ताकि युद्ध के समय अपनी सेना का कुशल संचालन हो सके। अतः उपरोक्त कारणों के कारण महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन करना चाहती थी। ठीक है भाई, चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो ये तो भाई जो है इसी का अथवा है, ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे, ये हमारे नोट्स में वैसे है, हमने एक बता दिया। अब हम चलते हैं 27वें पर, कह रहा है मंडल कमीशन की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो भाई ये रहा हमारा मंडल कमीशन। 27वां उत्तर, कह रहा है मंडल आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी। पहला, पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ओबीसी को 3 वर्ष उम्र में छूट दी जाए। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं, इंटरव्यू में छूट दी जाए। चौथा, पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय संगठनों की स्थापना की जाए। पांचवा, पिछड़ी जातियों को ही पिछड़े वर्गों की श्रेणी में रखा जाए। इसमें आज भी कई जातियां हैं जिन्हें निचली जातियां माना जाता है। अतः उपरोक्त लिखित बिंदु मंडल कमीशन की मुख्य सिफारिशें थी। अच्छा जी, अब 28वां आ जाता है, कह रहा है भारत के दिए गए मानचित्र में ABCDE राज्य केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन्हें पहचानिए तथा उनके नाम प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर को दी गई तालिका के रूप में उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है भाई, लिख देंगे। क्या कह रहा है भाई, ABCDE, तो भाई हमें बताना है। भाई पहला है सरदार पटेल का गृह राज्य, तो कौन सा है, ये ए है, गुजरात। क्या है भाई, गुजरात। भाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं मैप ड्रॉ करना, आपको जो मैप ड्रॉ करना है, मतलब ये जो लिखना है वो इस तरीके से लिखना है। देख रहे हैं आप, ये तो बस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको बिल्कुल इस तरीके से जो है आंसर शीट के अंदर अपनी उत्तर पुस्तिका में इस तरीके से लिखना है जैसे हमने लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है पोट्टी श्रीरामुलु से संबंधित राज्य, तो ये हमारा आंध्रा है, सी। क्या है भाई, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कह रहा है वह राज्य जहां शासक बोधचंद्र सिंह था, तो ये हमारा कहाँ है भाई, मणिपुर। कहाँ है भाई, मणिपुर। धारा 370 अभी निरस्त किया गया, कहाँ भाई, जम्मू कश्मीर। और 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन से प्रभावित हुआ राज्य, 5वां, ये है हमारा पंजाब। कहाँ है भाई, पंजाब, डी लास्ट हमारा यही बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है भाई, अच्छा अब आ जाते हैं ये हम 29वें पर। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा है दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, ये रहा हमारा, देखिए कार्टून, ये ड्रैगन, चीन की दीवार, ये वर्ल्ड को दिखाया गया है। चलिए जी, क्या कह रहा है, कह रहा है इस कार्टून में दर्शाया गया कौन से भाग चीन से संबंधित है। तो भाई इस कार्टून में दर्शाई गई दीवार तथा ड्रैगन का चित्र चीन से संबंधित है। कह रहा है कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति का आकलन कीजिए। तो भाई कार्टून के आधार पर हम बताएंगे कि वर्तमान समय में चीन की अर्थव्यवस्था विश्व पर हावी हो रही है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य मामलों में भी चीन अहम भूमिका निभाता है। भाई नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है चीन विश्व की अगली महाशक्ति हो सकता है। ये रहा भाई, देखिए ये भी लिख रखा है हमने। कह रहा है यूएसए के बाद चीन का रक्षा बजट सबसे अधिक है। चीन प्रतिवर्ष 84.2 अरब डॉलर अपनी सुरक्षा पर खर्च करता है। चीन में अधिक विदेशी निवेश और अधिक विदेशी व्यापार के कारण विदेशी मुद्रा का भंडार भी है तथा 2001 में चीन WTO का सदस्य बन गया, जिससे इसका प्रभाव में वृद्धि हुई है। अतः कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीन एक महाशक्ति के रूप में कार्य कर सकता है, एक महाशक्ति के रूप में भूमिका निभा सकता है। ठीक है भाई, अब आते हैं अपने खंड F पर। भाई लास्ट खंड है हमारा, 6 नंबर वाले प्रश्न है इसमें। कह रहा है पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य तथा तनाव से जूझते रहे, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। भाई नोट्स में इसका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गोल्डन वर्ड्स में आपके लिए मैंने उतार रखा है भाई। ठीक है, ये रहा, यहां पर भी हम देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित कारणों से पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष तथा तनाव से जूझते रहे। पहला, अनेक देशों में विद्रोह और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसके साथ ही बाहरी देशों का हस्तक्षेप भी बढ़ गया था। कौन थे बाहरी? यूएसएसआर थे, यानी यूएसएसआर तो टूट गया था ना, यानी रूस और अमेरिका जो थे वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की मार झेलता रहा। 2001 तक ये गृह युद्ध यहाँ चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन में भी जो है गृह युद्ध की स्थिति है। तीसरा पॉइंट, अजरबैजान के एक प्रांत के लोग अलग होकर एक दूसरे प्रांत आर्मेनिया में मिलना चाहते थे। फोर्थ पॉइंट, यूक्रेन, जॉर्जिया के लोग अपनी सरकारों से संतुष्ट नहीं हैं, जिसके कारण तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब भाई नेक्स्ट पर हम चलेंगे। कह रहा है भाई, ये हमारा 5th पॉइंट, कह रहा है कई देशों में गैस व तेल के भंडार हैं, इसीलिए अमेरिका और अन्य शक्तिशाली देश इन पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे और चाहते हैं। आज भी ऐसा हमें देखने को ही मिलता है। 6, अमेरिका उन क्षेत्रों में प्रभाव को बढ़ाकर सैनिक अड्डों के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है जिनमें तनाव की स्थिति बनी हुई थी। 7th पॉइंट, चेकोस्लोवाकिया आपसी तनाव के कारण चेक और स्लोवाकिया नामक 2 गणराज्यों में प्रभावित हो गया। तो ये 7 पॉइंट है। इसके अलावा मैं बताऊं, बहुत से राज्य जो इसमें हैं वो पानी के विवाद को लेकर उलझ रहे हैं, जिस कारण जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। चलिए भाई, अब आ जाते हैं हम 31 पर, 31वें पॉइंट पर। कह रहा है आपातकाल के दौरान देश में किस प्रकार के लोकतांत्रिक संकट उत्पन्न हुआ, व्याख्या कीजिए। अथवा इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को 1971 में लोकसभा चुनावों में शानदार सफलता प्राप्त करने के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो भाई इधर जो है हम 31 का अथवा वाला पॉइंट करेंगे, ये इंदिरा गांधी वाला। कह रहा है 1971 के चुनावों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच था। कांग्रेस ओ ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया, जिसे ग्रेट अलायंस कहा गया। दूसरी ओर कांग्रेस आर ने सीपीआई के साथ चुनावी गठबंधन किया। पहला, कांग्रेस ओ के पास केवल इंदिरा हटाओ का नारा था, जबकि इंदिरा
गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कांग्रेस ओ केवल इंदिरा जी को पराजित करने के लिए चुनाव लड़ रही थी, जबकि कांग्रेस आर जन समर्थन को प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ रही थी। आगे के पॉइंट देखेंगे भाई हम। कह रहा है कांग्रेस आर ने पहले ही यह घोषित कर दिया कि यदि उसे जीत मिली तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, जबकि कांग्रेस ओ ने कोई घोषणा नहीं की थी। चौथा, 1971 के चुनावों में इंदिरा जी ने सरकारी उद्योगों को बढ़ावा देने, भूमि सुधार लागू करने, अवसरों की समानता को लागू करने आदि मुद्दे के आधार पर चुनाव प्रचार किया, जबकि कांग्रेस ओ के पास ऐसे मुद्दों का अभाव था। पांचवा पॉइंट, 1971 में भारत और पाक युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई, जिसके कारण भारत की जनता कांग्रेस आर से प्रसन्न होकर भारी संख्या में मतदान किया। 7th पॉइंट कह रहा है 1971 में लोकसभा चुनावों में विपक्षी दल कमजोर था, जिस कारण इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को 1971 में भारतीय लोकसभा में शानदार सफलता प्राप्त हुई। ठीक है भाई, चलते हैं जी नेक्स्ट पे। भाई अभी हमारा लास्ट प्रश्न आ गया 32वां। कह रहा है वैश्वीकरण का विश्व पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा। 6 मार्क्स का है भाई, 32 32वां ये रहा भाई हमारा 32वां। वैश्वीकरण उत्तर, वैश्वीकरण का विश्व पर निम्न आर्थिक प्रभाव पड़ा। पहला, वैश्वीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का प्रभाव स्वतंत्र रूप से होता है या होने लगा। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण एक देश के उद्योगपति दूसरे देश में पैसा निवेश करते हैं। वैश्वीकरण के कारण बाजार में प्रतियोगिता बढ़ी है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमत कम तथा वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया है। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में अपने पैर जमा रही हैं। वैश्वीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश में रोजगार पाते हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व बैंक और IMF जैसे संगठनों की भूमिका बढ़ गई है। 7वां, वैश्वीकरण के कारण देशों में आर्थिक असमानता बढ़ गई है तथा विकासशील देशों को अधिक लाभ नहीं मिला है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ जो है हमारा एंड होता है। लेकिन रुकिए, जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए अब जो है अगला पॉलिटिकल साइंस का एक और क्वेश्चन पेपर आएगा बहुत जल्द। तो इसके लिए भाई आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, मात्र 3 चीजें करनी है। आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भाई जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।